नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। आने वाले समय में भारत दुनिया में एक ऐसा देश होगा जिसमें शहरी क्षेत्रों में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती होगी। ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि भारत में शहरों के विकास की रणनीति क्या होनी चाहिए, नीति क्या होनी चाहिए। क्या वो रणनीति बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए या टॉप डाउन अप्रोच होनी चाहिए? यानी शहरों के विकास में स्थानीय संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए या केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से शहरों का विकास किया जाना चाहिए। आज इन्हीं प्रश्नों का जवाब हम इन फोकस के प्रोग्राम में तलाशने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। भारत आने वाले समय में शहरीकरण के मामले में दुनिया में सबसे आगे होगा, यानी उसकी आबादी शहरी क्षेत्रों में सबसे बड़ी होगी। शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाली सबसे बड़ी आबादी भारत की होगी और इसलिए शहरों के विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये खबर का विषय बना है, इसलिए आज हमारी खबर होगी। सबसे पहले देखेंगे कि भारत में जो शहरी यात्रा रही है उसमें केंद्र सरकार की किस प्रकार की भूमिका रही है। केंद्र सरकार की जो भूमिका है वो हमें टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत देखने को मिलती है, यानी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कुछ महत्वपूर्ण शहरी विकास की रणनीतियां बनाई जाती हैं, योजनाएं शुरू की जाती हैं और वो शहरी क्षेत्रों में विकास का आधार बनती है, जिसको हम टॉप डाउन अप्रोच के नाम से संबोधित करते हैं। सबसे पहले ये भी देखने का प्रयास करेंगे टॉप डाउन अप्रोच को जानने के बाद कि शहरों के विकास में स्थानीय दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों है और स्थानीय दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के अंतर्गत किस प्रकार के बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। विशेष तौर से वित्तीय हस्तांतरण के संदर्भ में फाइनेंशियल, आप कह सकते हैं कि फाइनेंस ताकत, वित्त की ताकत स्थानीय संस्थाओं को देने के संदर्भ में। फिर देखेंगे कि शहरी विकास के लिए डिसेंट्रलाइजेशन का महत्व क्या है, विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है। और इस महत्व को जानने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 3 से मुख्यतः जुड़ जाएगा। उसके भारतीय अर्थव्यवस्था, शहरी विकास जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि भारत की शहरी यात्रा क्या रही है और इसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका है। अगर हम भारत के शहरी विकास की वर्तमान में बात करें तो उसका सबसे बड़ा जंप, सबसे बड़ा उछाल आया 1990 के दशक में। आप जानते हैं कि भारत ने 1991 में उदारीकरण की नीति को अपनाया था, लिबरलाइजेशन की नीति को अपनाया था और लिबरलाइजेशन की नीति के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों को ओपन किया गया था, यानी उसमें खुलेपन की नीति को अपनाया गया था। और इस खुलेपन की नीति के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कंपनियों के निवेश को बढ़ाया गया और इस निवेश के माध्यम से न केवल भारत में उत्पादकता को बढ़ाया गया बल्कि रोजगार की भी बेहतर स्थितियों को उत्पन्न किया गया। इसके कारण क्या हुआ कि भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिली और बहुत बड़े स्तर पर हमें शहरीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1990 के दशक में उदारीकरण की नीति के कारण देखने को मिलती है। ये जो शहरीकरण है ये विशेष तौर से भारत के दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में मुख्य रूप से हुआ, यानी भारत के दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास देखने को मिला और जिन जिन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की प्रगति आगे बढ़ती चली गई उन क्षेत्रों में दूसरे क्षेत्रों से हमें प्रवासन भी देखने को मिला। यानी जहां पर औद्योगिक विकास हुआ उन स्थानों पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से लोग भी आए, रोजगार के लिए आए, नए नए काम करने के लिए आए। यानी भारत के दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्रों में हमें प्रवासन भी देखने को मिलता है बहुत बड़े स्तर पर। लेकिन इस शहरीकरण में केंद्र सरकार की विशिष्ट भूमिका रही। केंद्र सरकार ने अलग अलग योजनाओं के माध्यम से शहरीकरण को आकार देने का प्रयास किया, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन मिशन हो, इस जो वर्ष 2005 में शुरू हुआ था और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को लेकर के विशिष्ट योजनाओं से संबद्ध था। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम अमृत के नाम से जानते हैं, इस योजना के माध्यम से भी शहरीकरण को आकार देने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन, शहरी जैसे मिशनों के माध्यम से भी शहरीकरण को आकार देने का प्रयास केंद्र सरकार के द्वारा किया गया।
और भारत में शहरीकरण को बढ़ावा देने के अंतर्गत इस प्रकार की योजनाओं की, केंद्र प्रायोजित योजनाओं की विशिष्ट भूमिका रही। इन मिशनों ने शहरी विकास के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए, न केवल वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए बल्कि शहरी नीति को भी एक आकार देने में, उसको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान की। और इसलिए इन योजनाओं की विशिष्ट भूमिका हमें शहरीकरण के अंतर्गत भारत में देखने को मिलती है। तो लेकिन ये जो अप्रोच है, ये कैसी अप्रोच है? ऊपर से नीचे की अप्रोच है, यानी टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। यानी ऊपर केंद्र के स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई और उन्हें निचले स्तर पर लागू किया गया। लेकिन इस दृष्टिकोण की कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं भी स्थापित हो जाती हैं, विशेष तौर से इसलिए कि केंद्र द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं वो अक्सर राज्य के स्तर पर और स्थानीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं और उन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं या अंतरों के कारण जिस प्रकार से परिवर्तन किए जाने चाहिए उस प्रकार से परिवर्तन करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। यानी केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव देखने को मिलता है, लचीलेपन का अभाव देखने को मिलता है। हर जगह पर एक ही तरह की नीति लागू करने के कारण कई तरह की प्रशासनिक जटिलताएं खड़ी हो जाती हैं। योजनाओं के अंतर्गत जो वित्तीय तौर तरीके और प्रशासनिक तौर तरीके अपनाए गए वो पूर्व निर्धारित होते थे, क्योंकि वो केंद्र के स्तर पर बनाए जाते थे, जिसकी वजह से अलग अलग जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनकी अनदेखी होती चली गई। और इस अनदेखी के कारण हमें शहरी क्षेत्रों में विकास में एक असमानता की स्थिति भी देखने को मिलती है, एक ओवरऑल विकास की स्थिति हमें देखने को नहीं मिलती। यानी जो टॉप डाउन अप्रोच है उसकी एक सीमा देखने को मिलती है। और इसलिए कहा जाता है कि शहरीकरण में जो स्थानीय संस्थाएं हैं उनकी भूमिका को स्थापित किया जाना चाहिए। यानी हमारा जो शहरी एजेंडा होना चाहिए वो लोकल शहरी एजेंडा होना चाहिए, और इसी लोकल शहरी एजेंडा के आधार पर भविष्य में शहरों का विकास को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये लोकल एजेंडा क्या है, लोकल शहरी एजेंडा क्या है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना यह है कि दृष्टि संस्थान, जैसा कि आप जानते हैं, अपने 25वें स्थापना वर्ष में है। इस 25वें स्थापना वर्ष में आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो छूट है दृष्टि संस्थान लेकर के आया है। सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 26 और 27 मार्च को आपको 60% का डिस्काउंट मिलेगा, और दृष्टि संस्थान के 25वें स्थापना वर्ष में यह आपके पास लास्ट चांस है, आखिरी मौका है इस छूट का लाभ उठाने का। क्या छूट है? सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 26 और 27 मार्च को 60% का डिस्काउंट है, और सभी बुक्स और टेस्ट सीरीज पर आपको 40% का डिस्काउंट है। तो इस छूट का लाभ जरूर उठाइए। कम कीमत पर आपको ये पूरा प्रदान किया जा रहा है, सभी ऑनलाइन कोर्सेज, सभी बुक्स और टेस्ट सीरीज। तो इसका लाभ उठाने के लिए आप तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, या आप हमें एक नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। तो इस लास्ट मौके का, अंतिम अवसर का फायदा जरूर उठाइए और सफलता की दिशा में आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं कि जो टॉप डाउन अप्रोच है वो किस प्रकार से वर्क करती है, काम किस प्रकार से करती है। जैसे भारत में शहरों को विकास के प्रमुख इंजन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। यानी अगर भारत विकास करना चाहता है, भारतवर्ष 2025 तक अपनी अर्थव्यवस्था की जो साइज है, आकार है, अपनी जीडीपी का जो आकार है वो $5 ट्रिलियन करना चाहता है, 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करना चाहता है, तो उसके लिए भारत शहरों के विकास पर प्रमुख रूप से केंद्र करना चाहता है, फोकस करना चाहता है। और इसके लिए वो शहरी क्षेत्रों पर मुख्य योजनाओं में विशेष रूप से निवेश करने की आवश्यकता भी समझता है। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से भारत के अलग अलग शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं पर विशेष रूप से खर्च किया गया है। केंद्रीय बजट का एक बड़ा खर्च मेट्रो रेल परियोजनाओं जैसे महत्वपूर्ण निवेश में गया है। ये टॉप डाउन अप्रोच वस्तुतः केंद्रीकृत वित्तीय नियंत्रण को भी बढ़ावा देती है, और इसके कई उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे अगर स्थानीय सरकार अपनी विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए संपत्ति कर में वृद्धि करती है, तो वित्त आयोग इस प्रकार की संपत्ति कर वृद्धि पर किसी अलग अलग प्रकार की शर्तें लगाने की भी सिफारिश करता है। तो वित्तीय आयोग की तरफ से, जो केंद्र वित्त आयोग है, उसकी तरफ से हमें इस तरह की शर्तों का उल्लेख देखने को मिलता है। पूर्व समय में वित्त आयोग स्थानीय सरकारों पर संपत्ति कर वृद्धि जैसी चीजों के लिए शर्तें लगाता है जो स्थानीय परिस्थितियों के लिए अनुकूल नहीं है। यानी अगर स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल शहरीकरण के विकास को आगे बढ़ावा देना है तो स्थानीय संस्थाओं को कुछ महत्वपूर्ण कर लगाने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन वे महत्वपूर्ण कर के साथ वित्तीय आयोग कुछ शर्तों की
सिफारिश करता है जो भारत में स्थानीय संस्थाओं की शहरीकरण के विकास में सीमा को स्थापित कर देता है। मेट्रो परियोजनाओं जैसी जो केंद्रीय योजनाएं हैं, ये स्थानीय मांगों की तुलना में बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे एक अंतर्विरोध की स्थिति पैदा होती है। यानी शहरी क्षेत्रों में इस तरह की परियोजनाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचे का तो विकास होता है, लेकिन स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न समस्याओं का समाधान शहरीकरण के अंतर्गत नहीं हो पाता। और ये केंद्रीय वित्त नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखने को मिलता है। अगर हम टॉप डाउन अप्रोच को देखें तो इसके अंतर्गत स्थानीय लचीलेपन का भी अभाव देखने को मिलता है। केंद्र द्वारा संचालित जो परियोजनाएं हैं वो अक्सर स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहती हैं, क्योंकि या तो धनराशि का कम उपयोग होता है या उसका गलत आवंटन होता है। स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप उसका आवंटन नहीं हो पाता है। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत कुछ शहरों में अप्रासंगिक इररिलेवेंट बुनियादी ढांचे पर धन खर्च किया गया। जहां पर धन खर्च करने की आवश्यकता थी वहां पर धन खर्च नहीं किया गया। और स्मार्ट सिटीज मिशन इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। स्थानीय दृष्टिकोण की इसीलिए आवश्यकता उभर जाती है, क्योंकि बॉटम जो टॉप डाउन अप्रोच है उसमें कई तरह की समस्याएं हैं। और स्थानीय दृष्टिकोण या बॉटम अप अप्रोच क्यों अपनाई जानी चाहिए, इसके कई कारण हैं। एक तो हमें शहरों के शहरीकरण का जो पैटर्न है उसमें हमें एक विविधता देखने को मिलती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्न क्षेत्रों में जो शहरीकरण है, जो अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया है, जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, उसमें कई तरह की भिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे इसमें एक उदाहरण लेते हैं, अगर हम केरला की बात करें तो केरल में हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक सातत्य देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी सुविधाएं मौजूद हैं और शहरी क्षेत्रों में भी आपको कई तरह की ग्रामीण प्रवृत्ति देखने को मिल जाएगी। यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक सातत्य बना हुआ है। जबकि अगर आप गुजरात की बात करें तो वहां शहरीकरण जो है वो प्रवासन पर टिका हुआ है और कई क्षेत्रों में अलग अलग एक राज्य में भी आपको क्षेत्रीय स्तर पर कई तरह के अंतर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर जो शहरीकरण की प्रक्रिया है भारत में न केवल राज्यों के स्तर पर भिन्न है, बल्कि राज्यों में भी क्षेत्रों के स्तर पर एक भिन्नता देखने को मिलेगी। और इसके लिए जरूरी है कि स्थानीय संस्थाओं को हमें मजबूत बनाना चाहिए, ताकि वो स्थानीय संस्थाएं लोकल जरूरतों के हिसाब से, स्थानीय जरूरतों के हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण निर्णय शहरीकरण के संदर्भ में ले सके। स्थानीय शहरों को विशिष्ट चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक समान नीतियों के बजाय विशिष्ट समाधानों की आवश्यकता है, खास समाधानों की आवश्यकता है। इसी प्रकार से अगर आप आवास और बुनियादी ढांचे की बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखें, तब भी स्थानीय संस्थाओं की भूमिका को बढ़ाए जाने की आवश्यकता की तरफ ध्यान जाता है। जैसे कुछ शहरों को अधिक आवास की आवश्यकता है, तो वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जबकि अन्य में जो कम्युनिटी आवास है, वहां कम्युनिटी आवास पर्याप्त संख्या में है और वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह के अंतरों को ध्यान में रखने जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से शहरों की स्वच्छता, जल या अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में भी अलग अलग आवश्यकताएं हैं और इसके लिए इनके उसी प्रकार से समाधानों को तलाशने की आवश्यकता है। स्थानीय सरकारों को विशिष्ट चुनौतियों जैसे आवास की चुनौती, स्वच्छता की चुनौती और अपशिष्ट प्रबंधन का समाधान करने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए। और शहर दर शहर अलग अलग इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर शहर दर शहर इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, तो स्थानीय संस्थाओं पर ही उन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी डाली जानी चाहिए, न कि केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह के बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। अगर भारत में भविष्य में शहरों में दुनिया की सबसे बड़ी आबादी रहने वाली है, तो भारत को किस प्रकार के बदलाव करने चाहिए अपनी शहरीकरण की नीति में, उन बदलाव को देखने की कोशिश करेंगे। और ये बदलाव विशेष तौर से भारत में वित्तीय हस्तांतरण के संदर्भ में सुझाए गए हैं। जैसे एक सुझाव यह है कि स्थानीय सरकारों को प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण किया जाना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार का 70%, केंद्रीय बजट का 70% हिस्सा राज्यों और स्थानीय सरकारों को, विशेष तौर से शहरों में जो स्थानीय सरकार है उसको हस्तांतरित किया जाना चाहिए, ताकि वो स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्राथमिकता देते हुए अपनी समस्याओं का समाधान कर सके। केवल 30% हिस्सा ही बजट का राष्ट्रीय सरकार को अपने पास रखना चाहिए और कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों पर
ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जैसे जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे के निर्माण जैसी योजनाओं पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। बाकी जो 70% हिस्सा है केंद्रीय बजट का, वो स्थानीय सरकारों के पास जाना चाहिए, राज्य सरकारों के पास। और राज्य सरकारों में भी इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जो राज्य वित्त आयोग है, वे राज्य वित्त आयोग जो लोकल संस्थाएं हैं, जो शहरों के लोकल संस्थाएं, स्थानीय संस्थाएं हैं, उनको वित्त का बड़े स्तर पर हस्तांतरण करने की सिफारिश करें और उस हस्तांतरण को सुनिश्चित भी राज्य सरकारों द्वारा किया जाना चाहिए। साथ ही विशिष्ट क्षेत्रों के लिए कुछ वर्गीकृत कैटेगराइज्ड नीतियां भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जैसे हस्तांतरण है, वित्त का जो हस्तांतरण है, उसको वर्गीकृत किया जाना चाहिए। किन किन क्षेत्रों में? जैसे मोबिलिटी के क्षेत्र में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, शहरी जो गतिशीलता है उसके एक वर्गीकरण ये हो सकता है, एक वर्गीकरण आवास का हो सकता है, एक स्वच्छता का हो सकता है, ताकि शहर जो है अपनी अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार अपनी सबसे पहली प्राथमिकता के आधार पर धन आवंटित कर सके। कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर मोबिलिटी की अधिक आवश्यकता है, मोबिलिटी में अधिक धन निवेश की आवश्यकता है। कुछ शहरों में आवास में ज्यादा निवेश की आवश्यकता है, कुछ शहरों में सफाई की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्थानीय संस्थाएं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वहां पर धन का आवंटन कर सके। साथ ही स्थानीय सरकार उन क्षेत्रों का निर्णय लेंगी जहां निवेश सबसे अधिक आवश्यक है, और इसमें राज्य सरकारों की भूमिका क्या होगी? राज्य सरकारों की भूमिका होगी सपोर्टिव, यानी कहीं ना कहीं उनको अलग अलग योजनाओं में सहयोग करने की। शहरीकरण के लिए विकेंद्रीकरण का महत्व क्या है? विकेंद्रीकरण का महत्व सबसे पहले यही है कि नागरिकों से जुड़ने के लिए स्थानीय सरकारों को सपोर्ट करना बेहद आवश्यक है। शहर वे स्थान है जहां शहरी मुद्दे सीधे तौर पर नागरिकों को प्रभावित करते हैं, और इसलिए स्थानीय सरकारें उनका समाधान करने की बेहतर स्थिति में है, और इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। स्थानीय सरकारों को मजबूत करना चाहिए शहरीकरण की प्रक्रिया में। राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं, जो नेशनल एजेंसीज हैं, वो भौगोलिक तौर पर दूरी है, यानी अगर भारत के किसी दक्षिण क्षेत्र के हिस्से में या भारत के किसी दक्षिण शहर में किसी प्रकार की समस्या है, तो नेशनल एजेंसी उसका समाधान नहीं करेगी, क्योंकि एक तो भौगोलिक दृष्टि से भी दूरी स्थापित होती है, और जो राष्ट्रीय एजेंसी है उन्हें जमीनी हकीकत का भी उतना एहसास नहीं होता जितना हमारी लोकल एजेंसीज को होता है, स्थानीय संस्थाओं को होता है। और इसलिए नागरिकों की समस्या का समाधान करने के लिए स्थानीय सरकारों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से राज्य और स्थानीय सरकारों का सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। शहरी विकास जो है वो राज्य का विषय है, जबकि स्थानीय सरकारें अपनी विशिष्ट शहरी चुनौतियों का प्रबंधन करने में अधिक सक्षम भी दिखाई देती हैं। और अगर अधिक सक्षम दिखाई देती हैं और शहरी विकास राज्य का विषय है, तो स्वाभाविक है कि स्थानीय संस्थाओं को ही मजबूत किया जाना चाहिए शहरीकरण की प्रक्रिया में। केंद्र स्थानीय शहरी विकास का मार्गदर्शन तो कर सकता है, लेकिन उस पर नियंत्रण उसे नहीं करना चाहिए। केवल मार्गदर्शन की भूमिका केंद्र सरकार को निभानी चाहिए। बुनियादी ढांचे के पतन को भी रोकना विकेंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण पैमाना हो सकता है, विकेंद्रीकरण का को आगे बढ़ाए जाने का एक कारण हो सकता है। ऊपर से नीचे का जो दृष्टिकोण है, ये अनसस्टेनेबल शहरी विकास यानी असंवहनीय शहरी विकास हो सकता है, जो कि शहरों में जनसंख्या वृद्धि और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का एक कारण भी बन सकता है। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है, विकेंद्रीकरण आवश्यक है, और विकेंद्रीकरण से शहरों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर निवेश के अलग अलग क्षेत्रों को प्राथमिकता देने की भी शक्ति मिलेगी, और वो स्थानीय समस्याओं को स्थानीय स्तर पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से निपटाने में सक्षम होंगे। इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के माध्यम से शहरीकरण की प्रक्रिया में स्थानीय शहरी संस्थाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? वर्तमान में भारत के शहरी विकास में प्राय किस प्रकार की योजना की आवश्यकता मानी जाती है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल केंद्रीय योजनाएं, ऑप्शन बी स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी पूरे देश के लिए एक समान योजना, ऑप्शन डी अधिक केंद्रीकृत नियंत्रण। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।